प्यारे विद्यार्थियों, मैं मोतीराम सैनी, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जानसठ रोड। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको अपवर्तन के बारे में पढ़ाऊंगा और ये टॉपिक एक विशेष टॉपिक है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये फर्दर क्लासों में और अन्य क्लासों में भी आपका इससे संबंधित कुछ ना कुछ परिभाषाएं आती रहेंगी। और जो ये वीडियो बन रही है, प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको अंत तक देखनी है और बहुत ध्यान से इसको समझना है। अब मैं अपवर्तन के बारे में आपसे बता रहा हूँ। इस परिभाषा को आप ध्यान से सुने। प्रकाश के बारे में आपके टीचर ने कोई जानकारी दी होगी। प्रकाश की जो किरणें हैं, यानी कि प्रकाश जब एक किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग बदल जाता है तथा उसकी तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। क्या बदलती है बेटा? यानी कि उसका वेग बदल जाता है और उसकी तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, वेवलेंथ बदल जाती है, वेलोसिटी बदल जाती है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता। यानी कि प्रकाश की किरण जब किसी पारदर्शी माध्यम से या किसी माध्यम से भी आप कह सकते हैं दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि अपने मार्ग से डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे आपने कहा कि सर आपको सीधे चलना है और मैं सीधे ऐसे चला और आपने कहा था सीधे चलने के लिए, लेकिन मैंने क्या करा कि जब मैंने एक माध्यम क्रॉस करा आगे की तरफ तो मैं वहाँ से इस तरीके से हो गया। तो आपने तो कहा था सीधे चलना है, लेकिन मैं वहाँ से क्या हो गया? विचलित हो गया। मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और यहाँ क्या चेंज होता है मैं 2 बार बता चुका हूँ आपसे। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी और उसकी तरंगदैर्घ्य चेंज हो जाती है। नो एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता। प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। अब ये परिभाषा मैं आपको केवल 2 ही लाइन में ही बता रहा हूँ। प्रकाश की किरण जब पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में या डायरेक्ट कहिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित होने की इस घटना को विद्यार्थियों अपवर्तन कहते हैं। इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहते हैं एंड द स्पेलिंग इज दैट रिफ्रैक्शन। ठीक है ना? अब आप यहाँ समझेंगे देयर आर 2 मीडियम। यहाँ 2 माध्यम हैं, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। सघन माध्यम नंबर 1, दूसरा है आपका विरल माध्यम। अब माध्यम को तो समझते हैं मीडियम। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो एयर इज ए मीडियम। एयर यहाँ क्या है? माध्यम है। अगर मैं जल के अंदर हूँ तो वहाँ माध्यम आपका जल है। अगर मैं किसी गैस के आसपास हूँ तो वहाँ माध्यम जहाँ मैं हूँ उसी तरीके की गैस का वो माध्यम बना हुआ है। अगर हमने कांच के अंदर कोई चीज़ रखी हुई है तो वो चीज़ जो रखी है वो कांच के अंदर रखी हुई है, तो उस चीज़ का जो माध्यम बना हुआ उसके चारों ओर जो राउंड बना हुआ है वो कांच का बना हुआ है। तो माध्यम ज़्यादातर हम कौन से माध्यम में रहते हैं? वायु में रहते हैं। तो यहाँ माध्यम के मतलब तो आप समझ ही चुके माध्यम क्या होता है? मीडियम। अब एक सघन होता है, इसमें एक विरल होता है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं और जिसकी डेंसिटी कम होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। अब डेंसिटी आपको चेक करनी पड़ेगी, तो ये आपको कंपेयर करना पड़ेगा एक माध्यम को दूसरे माध्यम से। यदि मेरे पास एक ही माध्यम है तो उसकी डेंसिटी जो भी है वो तो है ही, उसे तो ना हम कम कह सकते किसी के सापेक्ष, ना ज़्यादा कह सकते। तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि किस माध्यम की डेंसिटी दूसरे माध्यम से ज़्यादा है या कम है। तो जिसकी डेंसिटी घनत्व, जिसका घनत्व कम होगा, वो हमारा विरल माध्यम कहलाएगा।
और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, घनत्व अधिक होगा, वो हमारा सघन माध्यम कहलाएगा। अब मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, यहाँ आपका अगर एक ही माध्यम है तो वो तो डेंसिटी जितनी भी है वो डेंसिटी उतनी ही रहेगी। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये इससे ज़्यादा है या इससे कम है तो कंपेयर करना पड़ेगा हमें। तो एक माध्यम को दूसरे माध्यम के सापेक्ष हमें तुलना करनी पड़ेगी, जिसकी डेंसिटी, क्योंकि यहाँ प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो जिसकी डेंसिटी कम हो जाएगी वो विरल हो जाएगा और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो सघन माध्यम कहलाएगा। मोस्टली हम अपनी जो लेबोरेटरी में यूज करते हैं, कांच को यूज करते हैं, कांच को या जल को यूज करते हैं। तो कांच या जल जो है वो हमारे पास सघन माध्यम में आ जाएगा। तो यहाँ पे सघन की जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कांच और जल, ठीक है बेटा। वैसे तो हमारे पास हीरा भी हो सकता है, दूसरे अन्य पदार्थ भी हो सकते हैं, बट जो हम लेबोरेटरी में ज़्यादातर यूज करते हैं वो हम कांच यूज कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा जल यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको केवल 2 ही एग्जांपल दे रहा हूँ सघन माध्यम की, कांच और जल। अब हमारे पास विरल माध्यम के बारे में समझिएगा। विरल, जैसे हमारे पास एयर है, एयर में तो बहुत डिफरेंट टाइप की गैसें हैं। तो जितनी भी गैसें हैं, या हमारे वायु में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, अन्य डिफरेंट टाइप की गैसें होती हैं, तो ये सब हमारी विरल माध्यम में आ जाएंगी। विरल में तो यहाँ केवल आपको यही मैंने डिफरेंस बताया कि सघन और विरल माध्यम है क्या, क्योंकि यहाँ प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना है। तो यहाँ आपको देखना होगा सघन कौन सा है और विरल कौन सा है। तो जिसकी डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, कम होगी, वो विरल माध्यम हो जाएगा, और जिसकी डेंसिटी अधिक होगी वो हमारा सघन माध्यम होगा। लेबोरेटरी में हम ज़्यादातर कांच को यूज करते हैं, तो हमने कांच का प्रयोग कर लिया। आसपास हमारे पास सार्वत्रिक मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में जल भी मिलता है, जल का यूज कर लिया। और हीरा हो सकता है, अन्य पदार्थ हो सकते हैं जो सघन माध्यम का रूप लेते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। और विरल माध्यम में जैसे वायु है, वायु में तो आपको कहने बहुत सारी गैसें हैं। अगर आपने सेपरेट करके एक ही गैस ले ली हाइड्रोजन और उसकी तुलना करी आपने कांच से, तो वहाँ हाइड्रोजन हमारी विरल माध्यम होगा और कांच हो जाएगा सघन माध्यम। अब बेटा यहाँ एक क्वेश्चन आता है, आपकी बुक में भी है। क्वेश्चन क्या है, एक तो कांच है और एक हीरा है, और इन्होंने कहा है कि इनमें आप बताइए किसको आप विरल मानेंगे और किसको आप सघन मानेंगे, क्योंकि प्रकाश की किरण कांच से हीरे में जाएगी या हीरे से कांच में जाएगी, तो उस किरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखने से आपको क्या लगता है कि कांच और हीरा दोनों ही भारी हैं, वेटेड हैं, यानी कि दोनों भारी होने के कारण आप तो ये सोचेंगे कि दोनों ही हमारे सघन माध्यम हैं। बट जब हम इनकी डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, डेंसिटी जब निकालेंगे तो हीरे की डेंसिटी ज़्यादा आएगी और कांच की डेंसिटी कम आएगी। तो हीरा हमारा इसके सापेक्ष सघन हो गया और ये विरल हो गया। बात समझ में आई। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 या 3 है, और उस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमारी प्रकाश की किरण कांच से हीरे में जा रही है, हीरे से कांच में जा रही है। तो वहाँ आपको दिखाना है कि किरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले तो आपको ये देखना है कि इनमें सघन कौन सा है और विरल कौन सा है। तो यहाँ जब हम डेंसिटी इसकी फाइंड आउट करते हैं तो हीरे की डेंसिटी ज़्यादा मिलती है और इसकी डेंसिटी कम मिलती है। तो इसके कंपैरिजन में कांच की तुलना में हीरा जो है वो हमारा सघन हो जाएगा और इसको हम विरल मान लेंगे। वैसे कांच हमारा सघन मानते हैं, तो इसके सापेक्ष हम इसको विरल मान लेंगे। अब आ जाइएगा, अपवर्तन की परिभाषा मैंने आपसे बता दी। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब आप इसको समझेंगे क्या होता है। यहाँ मैं पहले भी आपसे बता चुका, वेलोसिटी में चेंज होगा, वेवलेंथ में चेंज होगा, बट उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आवृत्ति को उसकी नहीं बदलेगी। अब ध्यान दीजिएगा, ये बातें तो आपको मैंने व्हाट्सएप पे भेज रखी हैं, सारी आपने लिख भी ली होंगी। अब तो समझ लीजिएगा, प्रकाश की किरण जब हमारी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। मान लीजिए वो ऐसे आई है तो अभिलंब की ओर इस तरीके से झुक जाएगी।
मैं यहाँ पे आपके लिए ग्लास स्लेब लेकर आया हूँ, कांच का गुटका। ये आप देख रहे हैं कांच का गुटका है हमारे पास। ये इस पे हम एक परपेंडिकुलर अगर डालते हैं इस तरीके से यहाँ पे, और प्रकाश की किरण जब इस साइड से आएगी तो वो इसमें अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसका एक्सपेरिमेंट भी है बट आपके सिलेबस में नहीं है, आप इसे करके भी देख सकते हैं आलपिन की सहायता से। आप देखेंगे कि जब हमने 2 पिन इधर लगाए हैं तो वो पिन हमारे पास इस तरीके से झुक कर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका चित्र देख लीजिएगा। ये चित्र दिखाया बेटा मैंने आपसे। ए ओ हमारी इंसिडेंट रे होगी, और ये जो है हमारे पास ओ बी जो है हमारे पास अपवर्तित, परावर्तित नहीं कहेंगे यहाँ पे, यहाँ परिभाषा चल रही है अपवर्तन की, इसे परावर्तित नहीं कहेंगे, अपवर्तित किरण है ये, ठीक है ना। और ये एन और एन डेक्स जो है मैंने इसके ऊपर लंब डाला है। आप देख रहे हैं ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं आई एंगल जो है वो आर से बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई है तो वो अभिलंब की ओर झुक गई है, यानी कि अपने मार्ग से विचलित हो गई है। अपने मार्ग से विचलित होने की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ एंगल के हिसाब से चेंज हो गया, यहाँ आपका इसकी वेलोसिटी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। मान लीजिए एयर में वेलोसिटी c है तो यहाँ वेलोसिटी v हो जाएगी, और इसकी वेवलेंथ में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बट इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। ये दिखाया है मैंने आपसे जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। और ये हमारे पास कांच का गुटका है। अब इसका ये तो फर्स्ट रूप था, अब सेकंड देख लीजिएगा। सेकंड में इसका अपोजिट करते हैं कि प्रकाश की किरण हमारी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, यानी कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है ज़्यादा से कम वाली डेंसिटी में जाएगी, तो वहाँ प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। देखिए आप चित्र के अनुसार लंब यहाँ डलेगा, अब एन 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 डेक्स, कांच, कांच को ग्लास कहते हैं जी, और ये हो जाएगी हमारे पास एयर, हवा, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब प्रकाश की किरण ये जाएगी, मान लीजिए हमारे पास यहाँ प्रकाश की किरण आई है, आपतित किरण, यू नो वेरी वेल, और ये अब अभिलंब से दूर हट जाएगी, ए ओ, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ बी। ये एंगल हमारे पास इंसिडेंट एंगल हो गया, आपतन कोण, और ये अपवर्तन कोण। इस बात का भी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, वहाँ कहते हैं हम परावर्तन में परावर्तन कोण, बट यहाँ चल रहा है हमारा अपवर्तन, तो इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। और ये किरण कहलाएगी हमारी ओ बी अपवर्तित किरण, और ये ए ओ कहलाएगी हमारे पास आपतित किरण। मैं लिख भी देता हूँ आपके पास, ए ओ हो जाएगी हमारे पास आपतित किरण, आपतित किरण, एन एन डेक्स हो गया हमारे पास अभिलंब, और आपके पास ओ बी हो जाएगी अपवर्तित किरण। इसका ध्यान रखें, कई बार बच्चे परावर्तित किरण कह देते हैं। और आई हो गया हमारे पास आपतन कोण,
और R हो गया हमारे पास अपवर्तन कोण। यहाँ आप दोनों फिगर में डिफरेंस देख रहे हैं। यहाँ I का मान क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ R का मान कम है, क्योंकि यहाँ विरल से सघन में गई है, और यहाँ I का मान ज़्यादा कम है और R का मान ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई है। तो ये थी परिभाषा, अपवर्तन की परिभाषा। एक बार फिर मैं 2 मिनट में सारी बात रिपीट कर देता हूँ। प्रकाश की किरण जब किसी पारदर्शी माध्यम या किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग बदल जाता है, उसकी तरंगदैर्घ्य बदल जाती है और उसकी आवृत्ति नहीं बदलती और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ माध्यम के बारे में मैं बता चुका, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये माध्यम हमारा हवा का माध्यम है, इसमें डिफरेंट टाइप की गैसें भी हैं। तो यहाँ और एक मैंने बताया आपसे, जब माध्यम है तो यहाँ आपको चेक भी करना पड़ेगा कि सघन माध्यम और विरल माध्यम भी देखना पड़ेगा। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो हमारा सघन माध्यम हो जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो हमारा विरल माध्यम हो जाएगा। और एक मैंने आपसे ये भी बताया, क्वेश्चन है आपके पास, कांच और हीरे में सघन और विरल आपसे पूछ लिया गया है, बट यहाँ देखने में ये लगता है कि दोनों ही हमारे सघन हैं, बट हम इसकी जब डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा आती है और इसकी डेंसिटी कम होती है, तो इसके सापेक्ष हीरा जो है हमारा कांच के सापेक्ष सघन हो जाएगा। यहाँ मैंने आपसे 2 चित्र शो किए हैं कि प्रकाश की किरण जब हमारी विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यहाँ I यानी कि आपतन कोण का मान ज़्यादा है और R का मान क्या है, कम है। और यहाँ जब हमारी सघन से विरल माध्यम में जाती है I यानी कि आपतन कोण का मान ज़्यादा है और आपतन कोण का मान कम है और अपवर्तन कोण का मान ज़्यादा है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि एंगल में भी चेंज हो रहा है, देखिए आप चेंज हो रहा है, और हमारे पास वेलोसिटी में भी चेंज हो रहा है, वेव लेंथ में भी चेंज हो रहा है, और उसके अपने पथ में भी चेंज हो रहा है, बट नो एनी चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं समझता हूँ ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। देखो बेटे, इसके लिए हमारे पास क्रांतिक कोण के लिए 2 शर्त हैं, और पहली शर्त तो आपको लर्न रहनी ही चाहिए, क्या कि प्रकाश की किरण इसमें क्रांतिक कोण के लिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। यानी कि सबसे पहली बात आपको ये याद करके रखनी है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जानी है, तभी आप क्रांतिक कोण को दिखा सकते हैं। अब देखिए, मैंने एक फिगर बनाई थी अभी, सेकंड वाली फिगर, कि ये है आपके पास कांच का गुटका, ये मैंने लम्ब डाला फिर से N और N', ये मेरे पास वही आपतित किरण AO, और ये अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगी। ये एंगल हो गया आपका आपतन कोण हो गया, और ये हो गया आपका अपवर्तन कोण। ये कांच हो गया, कांच, और कांच को हमने क्या माना, सघन, रिप्रेजेंट बाई स्मॉल g, हवा, एयर, ए से रिप्रेजेंट किया है हमने से, और ये है विरल भी कहते हैं और सरल भी कहते हैं, इस माध्यम को सरल भी कह सकते हैं, सरल। अब ये सेकंड वाली फिगर है आपके सामने। अब क्या होगा, जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाएगा अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ने लगेगा। अगर आपका एकदम से तुक्का फिट हो जाता है, बड़ी अच्छी बात है कि आपने एक ही बार में बढ़ाया है और ये किरण हमारी इसी माध्यम को स्पर्श करके निकल गई है, बट क्या करना, अन्यथा क्या करना पड़ेगा आपको, धीरे 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 आपतन कोण का मान बढ़ाना होगा। और एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तित किरण इस सघन माध्यम को ही स्पर्श करके चली जाती है, इसका मतलब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है।
तो यहाँ देयर आर टू कंडीशन। पहली तो है हमारी क्या कि क्रांतिक कोण के लिए प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें हमारा अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तब हमारा IC कहलाता है। क्या कहलाता है? IC कहलाता है, यानी कि आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। अच्छा विद्यार्थियों, जब हम बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं मिस्टेक क्या करते हैं विद्यार्थी, आप ये भी समझिए। वो कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अपने मार्ग से तो विचलित होगी और अभिलंब से दूर हट जाती है, आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए, एक स्थिति ऐसी आती है अपवर्तित किरण सघन माध्यम को स्पर्श करके निकल जाती है। इसे यहाँ मिस्टेक करते हैं विद्यार्थी, इसे क्रांतिक कोण कहते हैं। नो, इसे क्रांतिक कोण नहीं। जब ये 90 डिग्री हो जाए तब I को C कहते हैं, यानी कि आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। अब देखिएगा जरा, मैं एक इंस्ट्रूमेंट लाया हूँ आपके लिए। ये वायर देख रहे हैं आप, ये मैंने एंगल के हिसाब से मोड़ा है। इसको अगर मैं ऐसे रख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए आप, ऐसे एंगल के हिसाब से ही, तो अगर मैं इस कोण को बढ़ाता हूं तो ये कोण भी क्या होता है, देखो बढ़ रहा है ऊपर की ओर। जब मैं इसको, आप ऐसे ही समझ लीजिएगा कि जब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है। देख रहे हैं ना माय डियर स्टूडेंट। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एंगल है आपके पास, ये एंगल है, यही मान लीजिए मैंने, और मैंने इसको बढ़ाया है, तो जब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। देख रहे हैं आप। तो एक स्थिति ऐसी आती है जब ये हमारा आपतन कोण को बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं होगा कि दोनों आपके पास यहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि ये कोण बड़ा है ना और ये कोण छोटा है, तो ये जल्दी जाके मिल जाएगा और ये अपनी इस स्थिति में रह जाएगा। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के सीधे हो जाएंगे। इस बात को भी समझने की कोशिश करिए कि आप ये नहीं कह सकते कि जब ये इससे मिल जाएगा तो ये वाला भी इससे मिल जाएगा। ये छोटा है, ये बड़ा है, और जब ये बढ़ेगा ये जल्दी मिल जाएगा और ये नहीं मिलेगा। तो आप ये स्थिति देख लीजिएगा। ये तो पहली स्थिति है, आप चित्र में शो करेंगे, बोर्ड में भी शो करेंगे। दूसरी स्थिति में देखिएगा, ये लंब डाला मैंने N इंडेक्स आपतित किरण, इसको फिर मैं यहाँ तक ले गया हूँ। अभी ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा R। ये किसके आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, 90 डिग्री के आसपास। ये मैंने आपको सेकंड फिगर वैसे ही दिखाई है। ये हो गया A, O, B, वही कांच हमारे पास, ये हवा हो गया, हवा, एयर, कांच, G, सघन, और ये हो जाएगा विरल। तो यानी कि देखो, इससे ज़्यादा मैंने अगर इस कोण को बढ़ाया है, ये बढ़ाया है, तो ये कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब आपकी फाइनल स्थिति देख लीजिएगा, थर्ड स्थिति में ये लंब डाला मैंने N इंडेक्स, इस कोण को मैंने चलो इतना बढ़ा दिया। तो जब मैं इसको इतना बढ़ाता हूँ तो ये प्रकाश की किरण जो है हमारे पास ऐसे निकल जाती है। देखिएगा R = 90 डिग्री, और ये हो गया हमारे पास I, ये हो गया A, O, B, वही कांच, सघन रिप्रेजेंट स्मॉल g, हवा, एयर A से शो कर रहे, विरल। आप देखिएगा जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ा है मैंने, यहाँ पे हमारे पास किसका, R का मान भी बढ़ा है, और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति में आ गए हम कि R का मान हमारा 90 डिग्री हो गया है। जब R 90 डिग्री हो जाए, यहाँ मिस्टेक करते हैं, इसे बच्चे कहते हैं इसे क्रांतिक कोण कहते हैं। नो, इसे क्रांतिक कोण नहीं, I को उस समय C कहेंगे। I को क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। यानी कि आपतन कोण किस में चेंज हो गया, क्रांतिक कोण में चेंज हो गया। तो देयर आर टू कंडीशन, दो कंडीशन मैंने आपसे बताई है कि क्रांतिक कोण की घटना के लिए प्रकाश की किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना आवश्यक है। दूसरी बात ये कि
प्रकाश की अपवर्तित किरण उस सघन माध्यम को ही स्पर्श करके निकल जाए, यानी कि R का मान हमारा 90 डिग्री, दोनों कंडीशन बता रहा हूँ, R कितना हो जाए 90 डिग्री, और यहाँ हमारे पास किरण कहाँ से जानी है, सघन से विरल में जानी है। ये कंडीशन भी 1 मार्क्स में आपसे पूछी जा सकती है, 1 मार्क्स में आपसे पूछी जा सकती है। तो ये हो गया हमारे पास से। अब आपके पास अपवर्तन के नियम बता रहा हूं बच्चों मैं आपसे। जैसे परावर्तन के नियम हैं, ऐसे ही हमारे अपवर्तन के भी नियम हैं। अपवर्तन के नियम, ये मैंने आपको भेज रखे हैं, आपने लिख तो रखे हैं, लेकिन बट यहाँ पे आप समझ लीजिएगा केवल। पहला नियम तो उसी तरीके से है जैसे हमारा परावर्तन में है कि हमारी जो आपतित किरण है, चाहे वो कोई से भी माध्यम से जाए, मान लीजिए ये हमारी आपतित किरण है और ये आपतन बिंदु है, जिस बिंदु पर किरण पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये हमारी आपतित किरण हो जाएगी ए और ओ, और ये सघन माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब पहला नियम ये है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एन इंडेक्स आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। यहाँ ये संभव नहीं होगा कि आपने लंब यहाँ डाल दिया और किरण इधर से डाल रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, आपके एक ही तल में होते हैं। मैं बता रहा हूँ आपसे, क्या जो किरण हमारे मैंने लिखी है ए ओ आपतित किरण, और मैंने जो आपतन बिंदु जो ओ जो है हमारे पास आपतन बिंदु है, यानी कि जिस पर किरण पड़ती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। और यहाँ पे हमारे पास बी ओ है हमारे पास अपवर्तित किरण, और एन इंडेक्स बताया है मैंने विद्यार्थियों आपसे अभिलंब। बस आपको ये 3 बात याद करनी है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं। अब आपका सेकंड वाला जो नियम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, सुनिए ध्यान से। आपतन कोण की साइन, साइन कहते हैं ज्या, और जब साइन को हम सिंपल लिखते हैं तो SINE लिखते हैं, और जब किसी एंगल के साथ लिखते हैं तो साइन थीटा हो जाता है, और हिंदी में कहते हैं इसे ज्या। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरा जो नियम है, आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन एक नियतांक के बराबर होती है, एक कांस्टेंट के बराबर होती है। ये कांस्टेंट क्या है, अभी रिपीट करूँगा, जिसे क्या कहते हैं हम एक अपवर्तनांक का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, और इस नियतांक को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष गुण होता है। अब देखेंगे यहाँ आपके पास एंगल कौन कौन से आए थे, देखो एक एंगल तो हमारे पास आई आया था AON इंडेक्स, फिर ये हमारे पास R आया था, यानी कि इस कोण की साइन, तो जब मैं एंगल लगा रहा हूं तो क्या बनेगा बोलो, साइन I, और अपवर्तन कोण की साइन तो क्या बनेगा हमारे पास, साइन R। इनका अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। जब आपके एग्जाम में आ जाता है स्नेल का नियम लिखो, तो अपवर्तन का द्वितीय नियम ही हमारा स्नेल का नियम है। अब हम इसमें एक मैं बता रहा हूँ आपसे, या तो ये सिंपल n लिखा जाएगा, या फिर आप इसको कैसे लिखेंगे, किरण कौन से माध्यम से आई, पहले माध्यम से, और कौन से माध्यम में गई, दूसरे में, तो ये हो जाएगा 1 and 2, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जो है वो एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष एक गुण है, और ये गुण भी मैं बता दूं कि इन राशियों में क्या चेंज हुआ है। आप देखिएगा जरा, मान लीजिए यहाँ ये है आपके पास साइन I बटे साइन R है, ध्यान से देखें,
आई अगर हमारे पास साइन 45 डिग्री हो गया है, ये एंगल छोटा है तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो आप देखेंगे कि यहाँ जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई है तो यहाँ उसमें क्या हुआ, एंगल के हिसाब से भी चेंज हो गया है। और ये हमारे पास अनुपातिक राशि है n, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता और इसकी कोई विमा नहीं होती है। तो यहाँ पे दूसरा नियम जो है हमारे पास, आपतन कोण की साइन अपवर्तन की कोण की साइन एक नीतांक के बराबर होती है और इस नीतांक को अपवर्तनांक कहते हैं। और ये अपवर्तनांक एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष एक गुण है। और अपवर्तनांक ये देख रहे हैं हम, ये एक अनुपातिक राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि अपवर्तनांक का क्या मात्रक होता है, तो विद्यार्थी सोचते हैं कोई ना कोई मात्रक होगा, बट इसका कोई मात्रक नहीं होता। मान लीजिए यहाँ हमारे पास एंगल थे, एंगल से जो भी डिग्री लिया होगा आपने या रेडियन लिया होगा तो कट जाएंगे, तो मात्रक कोई नहीं आएगा, अनुपातिक राशियों का कोई मात्रक नहीं होता। तो दूसरा नियम समझ में आ गया आपकी। दोबारा लिख रहा हूँ मैं आपके, कैसे लिखेंगे, n बराबर साइन आई बटे साइन आर। आप ध्यान दीजिए, अगर पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आई है तो इसे लिखेंगे 1n2। अगर आप कहेंगे नहीं सर हमने तो जो है ये किरण आपकी कौन से दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में आई है, अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये हो जाएगा 2n1 और रहेगा यही साइन आई बटे साइन आर। बट आपको यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ये हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देते हैं विद्यार्थियों, मान लीजिए आपके पास यहाँ कांच है, जी कांच सघन, और ये आपका विरल हवा, इसे आप किससे शो करेंगे, ए से। यहाँ ध्यान दीजिए, ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, ये चित्र मैं आपको कई बार बना चुका हूँ, ए ओ बी आई आर, तो यानी कि ये हवा से कांच में गई है। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बोलो, ए हवा से कांच में गई है, ए एन जी बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये हो जाएगा हमारे पास, ए एन जी बराबर साइन आई बटे साइन आर। अगर आपके पास ये जल से, मान लीजिए जल से कांच में गई है, तो क्या लिखोगे, डब्लू एन जी बराबर साइन आई बटे साइन आर। अब ये समझ लीजिएगा ये है क्या, और इस नियम को हम किसका नियम कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों अगर एग्जाम में आ जाता है स्नेल का नियम लिखो, तो स्नेल के नियम में आपको कौन सा नियम लिखना है, अपवर्तन का द्वितीय नियम लिखना है। यानी कि आपतन कोण की साइन और अपवर्तन की कोण की साइन एक नीतांक के बराबर होती है, और ये नीतांक अपवर्तनांक कहलाता है। और ये अपवर्तनांक एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष गुण होता है, और जिस माध्यम में से आएगी वो यहाँ लिखा जाएगा और जिसमें जाएगी वो यहाँ लिखा जाएगा। अगर ये दूसरे में से पहले जाते तो 2n1 होता। अब एक बात और समझिएगा, अगर हमारे पास ANG है तो क्या पढ़ा जाएगा, पढ़ने का तरीका है हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर ANW है तो हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अगर हमारा GNW है तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। जिसमें किरण आएगी जिससे आएगी वो पहले लिखा जाएगा और जिसमें जाएगी वो बाद में लिखा जाएगा। अब दूसरी बात ये समझिए, मान लीजिए आपके पास ANG है और ये आपके पास मान लीजिए 3/2 है, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। और आप यहाँ क्या पढ़ेंगे विद्यार्थियों, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। आपने कहा सर हम तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक चाहते हैं, तो ये रिवर्स हो जाएंगे, ANG हो जाएगा 1/GNA। तो यहाँ पे आपका GNA बराबर हो जाएगा 1/3/2 और GNA बराबर हो जाएगा 2/3। ये हो जाएगा मेरे पास। तो आप याद रखेंगे, पॉइंट्स में लिख रहा हूँ आपके सामने, ANG बराबर हो जाएगा 1/GNA, और अगर आपका ANW है तो ये हो जाएगा AWNA, और अगर आपका GNW है तो ये हो जाएगा 1/WNG, यानी कि ये रिवर्स हो जाएंगे। अब एक खास बात और बता रहा हूँ विद्यार्थियों मैं आपको,
सीधा सीधा कहा है कि कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक ये है, या कांच का अपवर्तनांक ही उन्होंने कह दिया, या उन्होंने कहा कि जल का अपवर्तनांक ये है, कोई नाम नहीं लिया, कहा जल का अपवर्तनांक 4/3 है, या इन्होंने कहा कि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है, वो निरपेक्ष वर्ड लगाएगा, तो ये हवा के सापेक्ष आपको कंसिडर करना है। यहाँ ये क्या कहा, कांच का अपवर्तनांक कहा, कांच का अपवर्तनांक, तो यहाँ इसने किसी के सापेक्ष तो नहीं कहा, तो आपको ये अपवर्तनांक कांच को आप जी से शो करेंगे और किसके सापेक्ष मानना, हवा के सापेक्ष, तो ANG बराबर हो जाएगा 3/2। यहाँ इसने कहा जल का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, तो यहाँ भी इसने कोई वर्ड यूज नहीं करा कोई ये कि किसके सापेक्ष है, क्योंकि अपवर्तनांक के लिए तो हमारे दो माध्यम तो जरूरी चाहिए, क्योंकि अपवर्तनांक जो है वो दो माध्यमों का एक सापेक्ष गुण है। तो यहाँ पे भी आप इसको किसके सापेक्ष मान सकते हैं अपने आप, हवा के सापेक्ष। तो इसको क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, ANG बराबर नहीं ANW वाटर बराबर 4/3, ये हो जाएगा आपके पास। आप बहुत जल्दी से समझ लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैंने ये क्वेश्चन आपसे भेजा हुआ है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इंडेक्स एंड द क्रिटिकल एंगल, यानी कि अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत जल्दी आपकी समझ में आएगा। देखो किसमें, यानी कि n क्या है बेटा, अपवर्तनांक, और c को मैंने क्या कहा, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण एक स्थिति में हमारा आपतन कोण ही होता है, ये बात याद रखें। बहुत सारे विद्यार्थी गलत करते हैं कि जब R 90 हो जाएगा तो इसे क्या कहते हैं, अपवर्तन, ये गलत है। जब R 90 हो जाएगा तब हम, ये 4 बार बता रहा हूँ मैं आपसे, चौथी बार, जब R 90 हो जाएगा तब हमारा IC कहलाएगा। तो यानी कि अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ, अगर क्रांतिक कोण की बात आई है तो मैंने पहली शर्त आपसे क्या बताई है, अगर आप मेरे सामने होता तब खड़े होकर बताते आप, क्या बताई है मैंने पहली शर्त आपसे, कि प्रकाश की किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना जरूरी है। तो यहाँ इसको तो मैं सेकंड माध्यम मानना हूँ और इसको पहला मानना हूँ, तो ये प्रकाश की किरण आपके पास ऐसे गई और अभिलंब से ये दूर हट गई। और एक बात और ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, जब भी आपको प्रकाश की किरण चाहे अवतल दर्पणों में दिखानी हो, चाहे लेंसों में दिखानी हो, या किसी कांच के गुटके में दिखानी हो, या प्रिज्म में दिखानी हो, तो आप एरो साइन जरूर लगाएंगे। एक लगा दे चाहे एक से ज़्यादा लगा दे। तो जिस तरीके से मैंने लगाए हैं एरो साइन, इनका भी अपना, क्योंकि किरण को जब दिखाएंगे एरो साइन से दिखाएंगे, तो ये A हो गया, ये O हो गया, ये B हो गया, ये आपका I हो गया, ये R हो गया। ये सारी बातें मैंने बता दी आपसे। अब कहने का मतलब ये है कि जब हमें C चाहिए तो C के लिए प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। अब इसी चित्र को मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको मैंने बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ा दिया, तो ये भी बढ़ेगा, और ये जब बढ़ जाएगा तो ये किरण, अपवर्तित किरण सघन माध्यम को ही स्पर्श करके निकल जाएगी और R का मान 90 डिग्री हो जाएगा। जब R 90 हो जाएगा I को C कहेंगे, आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहेंगे। तो R बराबर 90 डिग्री, इस समय I क्या बन गया, C, तो I बराबर हो गया C, R बराबर 90 डिग्री। ये तो परिभाषा होगी, I को C कहेंगे जब R 90 हो जाए। तीसरी बात ये याद रखें, सघन से विरल में जाए। 3 बात हैं इसके लिए, सघन से विरल में, सघन से विरल, और एक जो है आपके पास R = 90 डिग्री, और आंसर जो आपको मिलेगा उस समय I बराबर C, ये हो जाएगा। आप देखो, ये हमारी दूसरे माध्यम से गई है, 2n1 बराबर साइन I बटे साइन R। क्रांतिक कोण की स्थिति में क्या करेंगे बेटा, हम I को कहेंगे C और R = 90 डिग्री, देन 2n1 = साइन C बटे साइन 90। साइन 90 का मान बताओ क्या होता है, साइन 90 ये होता है 1, तो ये हो जाएगा बेटे 2n1 = साइन C, और ये हो गया 1,
तो 2n1 बराबर हो गया साइन सी। बट हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन को लेते हैं। तो यहाँ हमारी सघन से विरल में जा रही है, तो आपकी जो बुक में दे रखा है वो 1n2 दिया हुआ है, यानी कि वो पहला माध्यम विरल माध्यम लेना चाह रहे हैं। और मैंने आपसे बताया अगर हमने लिखा है 2n1 और इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं 1n2 में, तो ये हो जाएगा 1n2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कैसे चेंज होगा। ये हो जाएगा 2n1 इज इक्वल टू आपका साइन सी, और इसको लिखेंगे 1/1n2 इज इक्वल टू साइन सी, और 1n2 इज इक्वल टू हो गया 1/साइन सी। तो ये आपके पास अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में, 1 मिनट में फिर से मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी स्नेल के नियम से या अपवर्तन के द्वितीय नियम से। जिस माध्यम से आई है किरण वो यहाँ लिखा जाएगा, और जिसमें गई है वो यहाँ लिखा जाएगा। 2n1 बराबर साइन आई बटे साइन आर। क्रांतिक कोण की स्थिति में आई बराबर सी, आर बराबर 90 डिग्री। 2n1 बराबर आई को मैंने सी लिखा, इसको 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1 होता है, 2n1 ये। तो यहाँ आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे, सर हमारी बुक में तो 1/साइन सी है, क्योंकि बुक वाले जो चाह रहे हैं वो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के रूप में दे रहा। तो हमने इसको चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया? 2n1 को इसका उल्टा लिखा जा सकता 1n2, तो 1n2 इज इक्वल टू 1/साइन सी। ये हमारे पास अपवर्तनांक और इसमें संबंध आ गया।